इसमें आपका धारा 499 से लिखवाना था, उसको लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका दुष्प्रेरण और जनरल कॉन्फ्रेंस से पढ़ाई जाएगी। लिखिए तो आईपीसी की धारा 499 हेडिंग डाल लीजिए, और स्पीड बढ़ाइए। अब लिखिए अध्याय 21 हेडिंग डालिए, अध्याय 21 मानहानि के विषय में। अध्याय 21 मानहानि के विषय में धारा 499 से लेकर 502, सेक्शन 499 से लेकर 502, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जब पहले एक लाइन परिभाषा बनाइए। जब किसी व्यक्ति की अपमान लेख या अपमान वचन द्वारा, जब किसी व्यक्ति की अपमान लेख या अपमान वचन द्वारा ख्याति को क्षति पहुंचाई जाती है, ख्याति को क्षति पहुंचाई जाती है, उसे मानहानि कहा जाता है। उसे मानहानि कहा जाता है। अगला पॉइंट एरो बना के लिखिएगा। एरो बना अलग अलग लिखना। लिखिए मानहानि अपकृत्य और अपराध दोनों हैं। ये बिहार पूछा जा चुका है जेल में। मानहानि अपकृत्य और अपराध दोनों हैं तथा इसमें दोनों कार्यवाहियां समवर्ती की जा सकती है, यानी कि कंकरेंट, ये पूछा जा चुका। तथा इसमें दोनों कार्यवाहियां समवर्ती की जा सकती है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में आपका मानहानि के लिए क्रिमिनल मुकदमा और सिविल कोर्ट में मुआवजा के लिए। अगर विद्वान का नाम पूछे कि किसने कंकरेंट की बात की है तो वह है सामंत। वैसे उतना अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन विद्वान अगर ये आपका बिहार जे में जरूर पूछा गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि एपीओ में पूछा जाएगा इतना अंदर। आगे लिखिए भाई, लिखिए आगे। मृतक की मानहानि, यही 2 पॉइंट अच्छे से याद करना। लिखिए मृतक की मानहानि अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं है। ये पूरा चांस है पूछने का। मृतक की मानहानि अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। आगे लिखिए समूह की मानहानि, ये भी पूछ सकता है। समूह की मानहानि अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं है। समूह की मानहानि अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं है। ये तैयार रखना। अगला लिखिए भाई, धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। वैक्सीन पर लेक्चर देने के लिए क्लास कम और वैक्सीन ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी विवाद हो गया भाई वैक्सीन पर।
ठीक से सटाइए बाड़ो, तो दोनों थोड़ा खोल के सटाइए। हाँ बस देखिए भाई आगे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, मैंने कितने अपवाद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे अपवाद है, तो कल बताया गया था ये स्टेटिस्टिक अपवाद है कि सामान्य स्टेटिस्टिक। लिखिए ये विशिष्ट अपवाद है, ये विशिष्ट अपवाद है, ये विशिष्ट अपवाद है। इसके बाद दंड पूछा नहीं जाता। आ जाइए आपका सीधे 530। लिखिए भाई ये दृष्टांत घर पे पढ़ना है आपको भाई। आइए भाई लिखिए आपका 503 आपराधिक अभित्रास। लिखिए आपराधिक अभित्रास 503 में आपराधिक अभित्रास परिभाषित किया गया है। 506 भी कम पूछा जाता है, इधर 507 से लेकर 511 तक ज्यादा पूछा जाता है। देखिए 507 यहाँ से 3-4 धाराएं अच्छे से तैयार रखनी है। लिखिए भाई 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास यानी कि धमकी देना। अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास यानी कि धमकी देना। इसका मतलब ये हुआ, कल बता भी गया था कि धमकी दे रहा है लेकिन प्रयास ये कर रहा है कि हमारा नाम पता निवास ओपन। तो ऐसी दशा में सजा लिख लीजिए 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास। अगला लिखिए 508। 508 लिखिए व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए, हेडिंग डालिए इसका, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा। माने भगवान उसको आपका कृपा नहीं बरसाएंगे, दंड देंगे। ये दैवी आपका प्रसाद का भाजन मतलब ये हुआ, भाजन होगा। कामाति देव कराया गया कार्य, भाजन होगा कराया गया कार्य। इस पर आपका हो सकता उदाहरण भी पूछ ले। एक आपका साधु जाता है और कहता कि 101 रुपया दीजिए, और नहीं देंगे तो आपका परिवार भगवान उठा लेगा, या आप नपुंसक हो जाएंगे, या देवी जी क्या होगी आपसे अप्रसन्न होगी, तमाम चीजें। तो ये कौन सी धारा का अपराध होगा? आपका 508 का। सजा लिखिए, सजा लिख लीजिए भाई, कितना सजा मिल सकती है। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। बहुत कम सजा है। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, और सजा बहुत ज्यादा नहीं है। 5 देखिए आपका 2 दृष्टांत दिए गए हैं, इसको मैं बता देता हूँ। जहाँ की दैवी अप्रसाद दिखाया गया है। पहला है को यह विश्वास करने के आशय से कि वह के द्वार पर धरना देता है, इस प्रकार धरना देने से वह बहु दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है, तो वह ने इस धारा का अपराध किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोचता है कि हम बी के दरवाजे पर जाकर आमरण अनशन कर देंगे तो भगवान जी से क्या करेंगे, उठा लेंगे या इसको बीमार कर देंगे। तो इस धारा का अपराध हुआ कि नहीं। जैसे किसान ये सोचे कि अगर मैं धरना दूंगा तो मोदी जी बीमार पड़ जाएंगे, अगर ये सोचे तो ये धारा का अपराध होगा। अगला देखिए
को यह को धमकी देता है कि अगर यह अमुक कार्य नहीं करेगा तो वह अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिसमें ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप यह विश्वास किए जाने की कि यह दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया जाएगा। यानी कि ये भी को धमकी देता है कि हे भी तुम 500 रुपया हमें दे दो, नहीं तो मैं अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा और इस बलि का पाप किस पर पड़ेगा। तुम बताइए धारा का अपराध हुआ कि नहीं हुआ? चाहे अपने बच्चे की धमकी दीजिए बलि चढ़ाने की, चाहे धरना प्रदर्शन करिए और चाहे जाकर भीख मांगे और कहिए कि भीख नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार भगवान क्या करेगा? ऊपर पहुंचा देगा। चलिए इतना पर्याप्त है। दोनों दृष्टांत से भी सतर्क रहना है। एक में धरना दिया जा रहा है और एक में किसकी धमकी दी गई है? बलि। 509 से भी क्वेश्चन बनता है। लिखिए 509, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। शब्द अंग विक्षेप या आकार, हेडिंग डालिए। सब 2-3 पॉइंट इसमें टेक्निकल है वो भी लिखवाना है। 509 हेडिंग डालिए, मैं लिखवा दिया जब शब्द अंग विक्षेप या आकार जो किसी स्त्री की लज्जा का, शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। लिखिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा तो पढ़े। इस धारा में 2013 में संशोधन किया गया है। इस धारा में 2013 इसमें इधर बैठे हैं जो, इस धारा में 2013 में संशोधन किया गया है और दंड की मात्रा बढ़ाकर 3 वर्ष की गई है। और दंड की मात्रा बढ़ाकर ये पूछ सकता है 3 वर्ष की गई है। पहले यह मात्रा 1 वर्ष थी, पहले यह मात्रा 1 वर्ष थी। एक और क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि सादा कारावास की कठोर की किसी भी भांति का आपका, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 वर्ष का कारावास केवल कैसा है? सादा। ये सतर्क रहना भाई, हो सकता है मना दे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि 509 का अपराध किसके प्रति हो सकता है? पुरुष के प्रति, केवल स्त्री के प्रति, दोनों के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो ये अपराध केवल और केवल किसके प्रति हो सकता है? स्त्री। लिखना तो लिख सकते हैं, यह अपराध केवल स्त्री के प्रति हो सकता है। इसके बाद आपका जो पूछा इसमें जा सकता है किसी स्त्री की एकांतता, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखिए किसी स्त्री की एकांतता, या इंग्लिश में प्राइवेसी कहते हैं, उर्दू में निजता कहा जाता है। निजता भी भाई कंपटीशन में आया है। किसी स्त्री की एकांतता भंग करना इस धारा के तहत अपराध होगा। किसी स्त्री की एकांतता भंग करना इस धारा के तहत अपराध होगा। ये भी आपका पूछ सकता है। इसके बाद आपका प्राइवेसी पर और एक निजता पर क्वेश्चन बनता है, संविधान में बनता है और उत्तराखंड भी बना था कि निजता पर प्रथम वाद कौन है? तो गोविंद का वाद है। और लेटेस्ट कौन है? तो रिटायर्ड जस्टिस पुट्टा स्वामी। और 9 जजों की बेंच ने ये बता दिया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में समाहित है। तो कभी काल संविधान में क्वेश्चन जाकर ये कई बार बना है
कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है, तो कम से कम एक लाइन उसको लिख लीजिएगा। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अलग से लिखिए। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तथा अनुच्छेद 21 में समाहित है। फंडामेंटल राइट है और आपका किस आर्टिकल में निहित है या वेटेड है, आर्टिकल एक कई बार पूछा गया कंपटीशन में। इसके बाद आइए 510 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी झारखंड ने भी आपका क्वेश्चन 510 से बनाया और यहाँ से बिहार आयोग भी बना सकता है, सतर्क रहिएगा। चांस है पूरा 510 से बनने का भाई। देखिए 510, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औजार, हेडिंग डालिए। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औजार, ये डायरेक्ट में भी दिया है, बस एक दो लाइन अधिक लिखना है। पहला जो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है कि मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औजार कहाँ दंडनीय है, तो 510 में दंडनीय है। लेकिन ये क्वेश्चन कम बनता है और ज्यादातर क्वेश्चन बनता है उसी को लिखिए भाई। आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड, इधर आगे बैठ जाए, आगे देखिए उधर बैठ चले जाए भाई, उधर हाँ बैठते वहीं बैठते 3 लोग, सब 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग हो जाए भाई। ये क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, बना भी है 3-4 बार आपका, मैंने एमपी में बना, उत्तराखंड में, झारखंड में भी बना कि आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड किस धारा में है, वह धारा 510। और इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बताया भी गया था इतना कम दंड है तो 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया तक के जुर्माना या दोनों। लिखिए एक लाइन, आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड इसी धारा में है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, चांस है पूछने का। वर्तमान समय में क्वेश्चन बन रहा है, आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड इसी धारा में है, यानी कि 510 में है। दंड की मात्रा दी है डायरेक्ट में, लिख लीजिए 24 घंटे तक का कारावास या 10 रुपये तक जुर्माना या दोनों। फिर एक बार बताया जाए, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, वर्तमान में ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। 24 घंटे तक का कारावास या 10 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। अब लिखिए अध्याय 23, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। लिखिए अध्याय 23, एक ही धारा है 511। लिखिए हेडिंग डाल लीजिए अध्याय का, अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। हेडिंग डाल लीजिए अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। ये हेडिंग है आपका चैप्टर की। इसके बाद लिखिए सेक्शन 1 511। देखिए हेडिंग क्या है इसमें, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। इसका मतलब अभी हम लिखवाएंगे 10 आपका 8-10 लाइन कम से कम जो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका सतर्क ये रहना है, कल भी मैं बताया था कि 5 से 11 हर एक मामले में लागू नहीं होगी और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों में और केवल जहाँ जुर्माने का दंड हो वहाँ काम नहीं करेगी। दूसरा और कहाँ काम नहीं करेगी, जहाँ प्रयत्न को अलग से क्या बनाया गया है, दंड। ये जरूर याद रहे। तो जुर्माने को आधा करती है 511 की कारावास को, तो जुर्माने को नहीं केवल किसको, कारावास, आधा दंड मिलेगा प्रयत्न।
अब इसको देखिए किस एंगल से लिखना है आपका और कौन कौन सा एंगल बनता है। तो पहले तो अपराध के चरण पर ध्यान देना है। अपराध के कितने चरण, एक तो जगह ये भी पूछा गया है 4 चरण होते हैं और इसको लिखवाया नहीं जाएगा, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, कल बताएंगे। पहला आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा कार्य की। अब ये लिखवाना नहीं, 5 से 11 लिखवाया जाए, ये सब कल बताया गया था, दिमाग में बैठाना। लिखिए भाई आगे, पैराग्राफ चेक करके लिखिए। धारा 511 आपराधिक प्रयत्न के बारे में अवशेषी धारा है, ये पूछ सकता है। धारा 511 आपराधिक प्रयत्न के बारे में अवशेषी प्रावधान करती है। अवशेषी को दूसरे एंगल से भी लिखिएगा। इंग्लिश में रिजुडियरी कहा जाता है, इंग्लिश में रिजुडियरी। और दूसरा आपका पूछ सकता है अवशिष्ट। अवशिष्ट, अवशेषी पूछे, अवशिष्ट पूछे, घबराना नहीं है। प्रयत्न के बारे में अवशेषी प्रावधान की धारा में तो 5 से 11 मार्क। एक लाइन और लिखिए, अर्थात इसको अर्थात रखते हुए लिखवा दिया जाए एक लाइन, नहीं तो कई लोग अवशेषी नहीं समझ पाएंगे। अर्थात यदि आईपीसी में प्रयत्न को कहीं अलग से दंडनीय न बनाया गया हो, अर्थात यदि आईपीसी में प्रयत्न को कहीं अलग से दंडनीय न बनाया गया हो, तब 511 लागू होगी। तब 511 लागू होगी। अगला पॉइंट लिखिए, आपराधिक प्रयत्न को आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ परिभाषा दी गई, तो कहीं नहीं, ये नहीं कि मार दीजिएगा। देखिए, आपराधिक प्रयत्न को आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन भरमाने वाले, जैसे कि आपका पूछा गया था यूपी में कि सीआरपीसी में कॉग्निजेंस या संज्ञान को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कहीं नहीं। विचारण को कहाँ परिभाषित किया गया, कहीं नहीं। गिरफ्तारी को कहाँ परिभाषित किया गया है, कहीं नहीं। जमानत को कहाँ परिभाषित किया गया है, कहीं नहीं। उसी प्रकार आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट को भी आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। तो 5 से 11 क्या है, परिभाषा नहीं है। प्रयत्न के बारे में सजा का प्रावधान करती है, परिभाषित नहीं करती है। नहीं कि कह दीजिएगा कि परिभाषित करती है। देख लीजिए, हेडिंग भी दिया है कि दंड। अगला लिखिए भाई, धारा 511 निम्न मामलों में लागू नहीं होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए हेडिंग डालिए, तो धारा 511 निम्न मामलों में लागू नहीं होगी। अब किन किन मामलों में लागू नहीं होगी वह यही लिख लेना है अच्छे से। लिखिए पहला, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध, इसमें लागू नहीं होगी, याद रखिएगा। पहला कौन आया, डेथ सेंटेंस से दंडनीय अपराध। दूसरा लिखिए, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध, इसमें भी लागू नहीं होगी 5 से 11। और तीसरा, जहां आईपीसी में पृथक से प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया हो सकता है नया मॉडल पूछ ले।
तीसरा लिखे भाई, जहाँ आईपीसी में प्रयत्न को पृथक धारा में, माने अलग किसी धारा में, जहाँ आईपीसी में प्रयत्न को पृथक धारा में, यानी कि जैसे 309 हुआ, 307 हुआ, 308 हुआ, पृथक धारा में दंडनीय बनाया गया हो, ये आएगा तो प्रयुक्त सभी में आ जाएगा। ये नया मॉडल है, एकदम हो सकता है आ जाए, चांस है। तो फिर पूछ सकता है कि आखिर 511 किन अपराधों में लागू, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो 511 निम्नलिखित मामलों में लागू होगी, वो भी मॉडल बना लीजिए तो क्वेश्चन का। 511 निम्नलिखित मामलों में लागू होगी, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। लिखिए, पहला लिखिए, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में, फर्स्ट लिखिए, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में सेकेंड लिखिए, कारावास से दंडनीय अपराधों में, पहला हो गया आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में, और सेकंड हो गया कारावास से दंडनीय अपराधों में। ये प्रयुक्त दोनों मार्क कराइएगा। इसी के साथ आपका अगला देखना भाई कि 511 क्या करती है, जुर्माने को आधा करेगी कि कारावास को, तो जुर्माने को नहीं, केवल किसको, और उसको लिखिए एक लाइन का वापस, अभी 57 को रिलेट करना है। लिखिए, प्रयत्न में दंड आधा मिलता है, प्रयत्न में दंड आधा मिलता है, कल समझाया गया था, मैंने आधा से अधिक नहीं, ये मार्क कराना है, ये नहीं कि आधा मिलता नहीं, आधा से अधिक नहीं हो सकता। इसके बाद आपका आजीवन कारावास का आधा, ये चांस है पूछने का, क्योंकि वर्तमान समय में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आजीवन कारावास का आधा कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए मैं कल बताया था, आईपीसी की धारा 57 से कवर करेंगे, उसको लिखिए भाई, आईपीसी की धारा 57 के अनुसार, यहाँ से 5 से 11 को रिलेट करके पढ़ेंगे। आईपीसी की धारा 57 के अनुसार, यानी कि 57 के अनुसार, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में, यानी गिनने में, आजीवन कारावास को, आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा। आजीवन कारावास को 20 ईयर, 20 वर्षों के तुल्य, तुल्य मतलब कि समान, तुल्य का मतलब होता है समान माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन बन सकता है, नया बना भी है यूपी में और इत्यादि, कि आजीवन कारावास को कब 20 वर्षों के समान माना जाएगा। तो हमेशा दे देगा आपका दंडाधीनों की गणना करने में दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार्क करना आइएगा। कब आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समान माना जाएगा, जब आजीवन कारावास को किसमें गणना करना, भिन्न में, आधा, तिहाई, चौथाई, पांचवा, तब 20 वर्ष माना जाएगा। हमेशा नहीं, ये क्वेश्चन नया आपका आ रहा है, वर्तमान में आ सकता है, इसमें शक नहीं है। ये 510 और ये जो लिखवाया गया 57, ये दोनों आपका हिटेड क्वेश्चन है।
आइए 511 आपका लगभग समाप्त हो गई। तुल्य पर एक कोरिलेट करके बताना है। तुल्य का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मतलब समान। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 17 का यानी कि 17 का स्पष्टीकरण से कोरिलेट कर लिया जाता है कि कब मौन बोलने के तुल्य यानी कि मौन रहना बोलने के समान माना जाएगा। वो जब व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य हो पहला, और दूसरा जब मौन बोलने के तुल्य हो। तो कब मौन बोलने के तुल्य होगा? तो ए बी से पूछता है कि हे बी, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा इस घोड़े में कोई ऐब नहीं, और भी अगर ऐब है तो घोड़ा को बोलना होगा, नहीं बी को बोलना होगा। अगर बी यहाँ क्या रह जाता है मौन, तो फ्रॉड माना जाएगा। याद रखिएगा। अगला देखिए भाई, आइए आपका क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी पहले उठाया जाए। हेडिंग डाल लीजिए भाई, आपराधिक षड्यंत्र, नया चैप्टर आइए। क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी या आपराधिक षड्यंत्र, ये पहले बताया जाए ताकि भाई कुछ यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। लिखिए तब समझाते हैं। लिखिए भाई, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए। तो अध्याय 5A चल रहा है, हेडिंग डाल लीजिए। आईपीसी का अध्याय 5A धारा 120A और 120B। अध्याय आपका 5A धारा 120 और 120A माने 120A और 120B। एक क्वेश्चन देख के मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस रहता है। अब किस एंगल से बनेगा वो अलग बात है, तो सारे एंगल आपका बताया जाएगा। लेकिन पहले आइए बैरेट को समझा दिया जाए तब भाई बताया जाए, नहीं तो पता लगा कि लिखवाने से पहले आपका पढ़ाने के बाद आपका बैरेट को लिखवा दिया। बैरेट की भाषा को पहले पढ़िए और उसके बाद आपका कुछ केस भी इसमें पूछा जाता है, वह भी आपको सतर्क रहना है। देखिए भाई, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के इसके बाद हम बताएंगे कब जोड़ी गई क्या। पहले परिभाषा देख लिया जाए तब लिखवा देते हैं। वो भी एलएलए में भी पूछा गया था 120A कब जोड़ी गई। तो इसको भाई एक करके पहले परिभाषा देखिए। क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, कल भूमिका बांधी गई थी, अब भूमिका नहीं बांधी जाएगी। काफी भूमिका कल बांधी गई थी, अब डायरेक्ट कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, डिफिनीशन से। और देखिए कैसे आपको तोड़ना है परिभाषा को। देखिए 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है जबकि 2 या अधिक व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों की संख्या 2 या कितनी होनी चाहिए, अधिक। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। एक व्यक्ति का षड्यंत्र रच सकता है कि नहीं, नहीं रच सकता। इस पर 3-4 मॉडल हम एविडेंस में बनाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस में भी, और तमाम जगह पर बनाएंगे। लेकिन पहले बैरेट को तोड़कर समझाया जाए, सही रहेगा। देखिए, जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पहला क्लास है कोई अवैध कार्य। पहला क्लास क्या है, कोई अवैध कार्य, अवैध कार्य। इसको जब पढ़िएगा तो आपका आईपीसी की धारा 43 देखना है। कौन सी धारा, इलीगल या अवैध को बताती है। दूसरा देखिए, ऐसा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा कार्य जो अवैध या इलीगल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कार्य अवैध नहीं है तो इसको सामान्य बात में हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जो क्या हो। लेकिन मैं बैरेट की भाषा पहले पकड़नी है, बाद ना मार दीजिएगा। पहले हम क्या देखेंगे, ऐसा कार्य जो अवैध न हो। अगला शब्द देखिए, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवैध
साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा दो शब्द आया, या तो करने या करवाने के लिए क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं, रजामंद हो जाते हैं, तो ये जो सहमति है, रजामंदी है, ये कोड है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का। अगला शब्द देखिए, उसके बाद समझा। सहमत हो जाते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, यानी कि ऐसी रजामंदी ही आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहलाती है। इसके बाद देखिए शब्द, परंतु किसी अपराध को करने की सम्मत के सिवाय कोई सम्मत या आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सम्मत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि एक्सप्लेनेशन भी काफी महत्वपूर्ण है और ये बता देता है कि अगर अपराध करने के लिए सहमति बनी है तो कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, और मात्र सहमत के आधार पर व्यक्ति आपराधिक साजिश के लिए दंड का क्या होगा भाग। और यदि अपराध के अलावा अन्य कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, सहमति बनाई गई है, तो उस षड्यंत्र के अनुसरण में षड्यंत्र के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कुछ न कुछ कार्य उस दिशा में किया जाना क्या है, आवश्यक। एक है, समझिए भाई आपका, देखिए आपका यही शब्द है और इन्हीं शब्दों को आपको अच्छे से जानना है, आसान नहीं है समझना। मैं फिर बता दूं, अभी केस बताया जाएगा बाद में, पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी दिमाग में बैठाइए और 107 का सेकंड क्लास उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि आपका ये पहले समझने का प्रयास करिए। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पे। यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता, व्यक्तियों की संख्या 120 के लिए कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति षड्यंत्र से बाइज्जत बरी हो जाता है तो दूसरे षड्यंत्रकारी को भी दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है आवश्यक। अब यही आपका एविडेंस देखना है, यही आपका कह सकते हैं कि इंग्लैंड का नियम देखना है। जहाँ तक भारत की बात है, पति और पत्नी एक ही व्यक्ति नहीं माने जाते, अर्थात पत्नी का अस्तित्व पृथक है और पति का अस्तित्व पृथक है। और बताया भी गया था, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, वह स्वतंत्र क्या रखती है, पर्सनालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अगर पति पत्नी ही आपस में साजिश रखते हैं, किसी आपका साजिश रखते हैं, तो वह दंड के भागी होंगे, क्योंकि भारत में पति पत्नी पृथक पृथक व्यक्ति माने जाते हैं, एक नहीं। अब ये आया एविडेंस में नया क्वेश्चन इस समय बन सकता है, एविडेंस की कौन सी धारा इस बात का सपोर्ट करती है कि पति पत्नी पृथक व्यक्तित्व रखते हैं। 120 क्यों ऐसा है, क्योंकि पति के खिलाफ पत्नी और पति के पक्ष में पत्नी गवाह सक्षम होगी और पत्नी के पक्ष में और विरोध में आपका पति भी क्या होंगे, सक्षम साक्षी। अगर हमारा कानून पति पत्नी को एक मानता तो आपका 120 धारा एविडेंस की नहीं होती। तो नया क्वेश्चन भी याद रखिए कि कौन सी धारा एविडेंस की पति पत्नी को अलग अलग व्यक्ति मानती है या एक व्यक्ति मानने से इनकार करती है, कौन सी धारा। 120 बताया जाएगा एविडेंस, लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो याद रखिए। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, ये आपका राजस्थान का मॉडल है, सतर्क रहना है।
ये राजनाथ पूछा गया है। इंग्लैंड में कुछ दशाओं में पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं और अगर पति पत्नी मिलकर षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं, तो वह साजिश के लिए दंडित नहीं होंगे। भले ही दो हो, लेकिन कानून उनको क्या मानता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। अर्थात इंग्लैंड में, अब देखिए, इंग्लैंड में पति पत्नी साजिश के लिए दंडित नहीं होंगे, लेकिन भारत में दंडित। ये दिमाग में बैठा दे, इसको लिखवाएंगे हम। अब आइए, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं भाई, कोई अवैध कार्य, इलीगल एक्ट। अब ये आया कि अवैध कार्य, और अवैध कार्य में अवैध लोग भी शामिल हैं। ये यूपी जे ने भी बनाया और इसके लिए दो धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। एक धारा 32 और कार्य और लोक की परिभाग का 32 और आईपीसी एक्ट में ओमिशन भी शामिल है, यानी कि कार्य में अवैध लोक भी क्या है शामिल। तो अवैध कार्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका फिर प्री में क्वेश्चन बनता है और ये ज्यादा 90% लोग गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि अवैध का मतलब क्या हुआ। तो अवैध शब्द की परिभाषा आईपीसी की धारा 43 में दी गई है। तो अवैध का मतलब क्या हुआ, अवैध का मतलब ये हुआ कि जो ऑफेंस या अपराध हो उसको भी अवैध आईपीसी मानती है। अवैध का मतलब ये हुआ जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि कानून ने जिस कार्य को करने पर क्या लगा दी है, रोक। और तीसरा अवैध का मतलब ये हुआ कि जो सिविल कार्यवाही का, सिविल यानी कि दीवानी कार्यवाही का, दीवानी यानी कि व्यवहार कार्यवाही का, यानी कि सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता है। तो आप लोग बताइए, अवैध शब्द का दायरा व्यापक है किसी में, तो केवल क्रिमिनल कार्यवाही को शामिल करता है कि सिविल की, दोनों सतर्क रहना है। यानी कि साजिश आपका, फिर एक बार समझिए, यही लोग गलत करके आते हैं अवैध शब्द की परिभाषा। फिर एक बार देखिए, अब देखिए गलती कहाँ करते हैं लोग। अवैध का मतलब क्या हुआ, तो जो लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, अब देखते हैं कि अवैध तो अपराधी तो होगा, ये कहाँ जो कानून द्वारा रोका गया हो और जो सिविल कार्यवाही का बेस उत्पन्न करे वह कहाँ अवैध होगा। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि तीनों अवैध हैं। दिमाग स्थिर करके इसको करिएगा, यानी कि जितने अपराध हैं वे आईपीसी 43 के तहत अवैध कार्य माने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऑफेंस या अपराध का मतलब क्या हुआ, तो सीआरपीसी में अपराध 2N में परिभाषित है, जबकि आईपीसी की धारा 40 में अपराध को स्पष्ट किया गया। अपराध का मतलब कि धारा 40 वाला अपराध, चाहे आईपीसी के तहत अपराध हो या स्पेशल लॉ के तहत या लोकल लॉ के तहत। अपराध मतलब क्या थी, यानी कि चाहे SC एक्ट हो, चाहे भ्रष्टाचार अधिनियम हो, पर्यावरण अधिनियम हो, आईपीसी हो इत्यादि हो, जितने कानूनों द्वारा किसी कार्य को अपराध घोषित किया गया है वे सब कार्य अवैध माने जाए। पहला नियम आया। दूसरा नियम समझिए, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि भले ही अपराध वह कार्य न हो, लेकिन कानून ने जिस कार्य पर क्या लगाया है, रोक, कि ऐसा कार्य न करिए। तो दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ जहाँ कानून ने रोक लगाई है। पहला, SC/ST की कृषि भूमि है, उस पर यूपी में रोक है कि बिना आपका कलेक्टर की परमिशन के आप नहीं खरीदेंगे। दूसरा रोक कॉन्ट्रैक्ट में धारा 23 में है कि पर्पज और एम, यानी कि उद्देश्य और प्रतिफल धारा 23 वाला न हो। और तीसरी रोक आपका TPA की धारा 6 में है
कि इन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता। ये सारे का 2-3 उदाहरण बताए गए। कौन कौन? एक कॉन्ट्रैक्ट का धारा 23, पीपीए की कौन सी धारा 6 और एक एसी एक्ट। उदाहरण तो तमाम है लेकिन 3 ही पर्याप्त है। इन कार्यों को कानून करने पर क्या लगाता है? रोक। तो क्या आईपीसी इन्हें अवैध मानेगी कि नहीं मानेगी? और तीसरा आ जाइए, ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे उसको भी आईपीसी इलीगल मानती है। इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि ऐसे सभी कार्य जिनके लिए आप सीपीसी की धारा 9 के तहत द सूट ऑफ सिविल नेचर यानी कि दीवानी वाद ला सकते हैं, वे सभी कार्य आईपीसी क्या मानती है? अवैध। बताइए, संविदा भंग पर प्रतिकर के लिए वाद लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। तो संविदा भंग आईपीसी के तहत अवैध होगा कि नहीं होगा? इसके बाद दूसरा उदाहरण देखा जाए, अगर कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं देता तो क्या वह का अवैध कार्य करता है? नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है, अवैध होगा। या आपका वेतन न देना, तमाम चीजें हैं। अब कितना बताया जाए, 2-3 उदाहरण पर्याप्त है, लेकिन एक लाइन याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आपका, कि ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार बनता है, यानी कि जिस आधार पर हम सिविल वाद दायर कर सकते हैं, उन सभी कार्यों को आईपीसी क्या मानती है? और अगर उन कार्यों को करने या करवाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या हुए हैं? सहमत हो गए हैं, तो यही सहमति क्या कहलाएगी? सहमत होना क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। याद रखिए, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस यानी कि ये जो धारा है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू हो, ये याद रखिए, क्योंकि अभी हमने छोड़ा तो सब आ गया। दूसरा देखिए पॉइंट क्या कहता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्या होगी? तो ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध नहीं है मतलब क्या है? वैध है। यानी कि ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा या तो करने या करवाने के लिए सहमत हो। इसका मतलब ये हुआ कि कानून आशा करता है कि आप वैध कार्य वैध साधनों द्वारा करिए। अगर वैध कार्य को आपने अवैध साधन द्वारा किया है तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाए। लेकिन पहली पेरेंट की भाषा देखिएगा अगर आ जाए तो। अब आइए एक उदाहरण देखा जाए कि कार्य सही था लेकिन साधन का यूज जो किया गया वह गलत था। तो आपका मान लीजिए 2 व्यापारी हैं, तीसरा व्यापारी अपना सामान कम में बेच रहा है, तो दोनों व्यापारियों ने आपस में सहमति बनाया, साजिश रची कि चलो ये तीसरे व्यापारी को नुकसान करवाया जाए और इससे उधार दिलवाया जाए और दिवालिया को दिलवा दिया जाए। ये सही में उधार दिलवाना कार्य वैध है, लेकिन जो ये दोनों व्यापारी साधन अपनाए, इसको उधार दिलवा दिए दिवालिये को कि पैसा ही नहीं मिलेगा, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्योंकि वैध कार्य ही किए लेकिन साधन इन्होंने क्या किया। अब आइए 2 शब्द, करने या करवाने। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी है, या तो ये स्वयं करने यानी ए बी में से कोई करेगा, या करवाने का मतलब ये हुआ कि ए और बी रजामंद हुए और ये हुआ कि बी आदमी खोजेगा और आदमी खोज कर उसको रखेगा, जो सी की क्या करेगा? हत्या। या सी की जाकर मकान को क्या करेगा? जलाए। यानी कि आपराधिक षड्यंत्रकारी या तो वह कार्य स्वयं करने के लिए रजामंद हुए हो या किससे करवाने के लिए? दूसरे से, तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाए। इसके बाद आपका स्पष्टीकरण भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपका यूपीजे तो खूब क्वेश्चन बनाता है।
और स्पष्टीकरण काफी महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण ये बता देता है कि अगर ऑफेंस या अपराध करने के लिए सहमत हुए हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य आवश्यक नहीं। मात्र सहमत हो जाना या एग्री हो जाना, रजामंद हो जाना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पर्याप्त है। लेकिन कब? जब किसके लिए सहमति हुई हो? अपराध को करने या करवाने की अन्य कार्य को अपराध। लेकिन अन्य कार्य को करने या करवाने के लिए सहमति अगर हुई है तो कोई न कोई कार्य उस दिशा में करना क्या है? आवश्यक। अब यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन एक आता है, ध्यान से देखिए भाई, टेक्निकल क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर 107 के सेकेंड क्लास में भी षड्यंत्र पहले से था और 120 ए में भी रखा गया, तो जो आपको अटैक जहाँ करना है, यानी कि जो कंपटीशन में अटैक करना है, वह आपका अब देखिए जो पूछा जा सकता है अच्छे से, वही आपको अटैक करना है जो यूपी ने भी बनाया। देखिए आखिर दोनों जगह षड्यंत्र है, तो दोनों में अंतर क्या है और व्यापक कौन है, सीमित कौन है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसमें कार्य का होना कुछ न कुछ आवश्यक है और किसमें केवल सहमत हो जाना ही पर्याप्त। तो देखिए भाई अंतर बताया जा रहा है 3-4, दिमाग में स्थिर करके समझिएगा इसको। 107 ये डायरेक्ट भाई यूपीजे में बना है, एपीओ में भी, कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण सीधे कहाँ निगमित है। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण सीधे कहाँ दिया गया है? तो 107 के किस क्लास में? सेकंड। ये क्वेश्चन आया है, तो तीनों एक साथ याद करना है। हो सकता है फर्स्ट पूछ ले, हो सकता है थर्ड पूछ ले, या हो सकता है कि मिलाने के लिए आजकल नया मॉडल चल रहा है ना, मिलाइए। तो पहला खंड उकसाना, दूसरा खंड षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, और तीसरा आपका है आपका कह सकते हैं शासय सहायता, यानी कि इरादे के साथ हेल्प करना। तो षड्यंत्र दुष्प्रेरण कितने प्रकार से? 3। कौन कौन? दूसरा कौन? षड्यंत्र, और तीसरा शासय सहायता। तो क्रम वाइज याद रखिए, हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए। आगे देखिए भाई, अब जब पहले से 107 के सेकंड क्लास में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण दंडनीय था, तो 120 ए जोड़ने की क्या नौबत आई? 1913 में क्यों जोड़ा? ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपका जवाब रहेगा 107 के सेकंड क्लास में अगर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण किया जाता था, तो उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई न कोई कार्य किया जाना क्या था? आवश्यक। और लोग करते क्या थे कि आपका अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी साजिश रचते थे, साजिश रचते ही पकड़ लिए जाते थे, अभी कोई कार्य किए नहीं तो बाइज्जत बरी भी हो जाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन क्रांतिकारियों को साजिश में ही, यानी कि बबुआ को जन्मते ही क्या किया जाए? दबा दिया जाए, ताकि आगे बढ़े ही न। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साजिश करते ही इन्हें दबोच कर सजा दे दी जाए। तो अंग्रेजी सरकार ने ये रचा कि अगर अपराध के लिए साजिश रची गई है तो कोई कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमत हो जाना अपराधियों को क्या बना देता है? दंड। केवल रजामंदी मैं बता दूं, लेकिन किसके लिए साजिश रची गई है? अपराध के लिए। इसीलिए 120 एक अलग से क्या की गई? जो अच्छे से रखे। अर्थात अब जो पूछा जाता है कि 107 का सेकंड क्लास व्यापक है कि 120 ए? 120 ए व्यापक है, क्योंकि सफल और असफल दोनों षड्यंत्र, और उसमें केवल सफल 107 के सेकंड खंड। व्यापक दायरा पूछे तो 120 ए मानिएगा, और 107 का सेकंड क्लास केवल और केवल
षड्यंत्र द्वारा किसमें लागू होगी? दुष्प्रेरण द्वारा, मान षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, और 120 से हमेशा लागू। यानी कि अटैक एक लाइन पर करना है कि 107 के सेकंड खंड में कार्य का किया कुछ न कुछ कार्य होना क्या है? आवश्यक। और 120 ए में यही पॉइंट पकड़ना है, यदि अपराध के लिए सहमति बनी है तो उस दिशा में कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं। ये पॉइंट भाई थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन प्रयास करिए पकड़ने का। इसके बाद केस पूछा जाता है, कब जोड़ी गई? तो केस आपको बता दिया जाए, 2-3 केस आपका पढ़ना पड़ेगा और केस आपका बता दिया जाए। ये धारा 1913 ईस्वी में जोड़ी गई। ये पहला क्वेश्चन याद रखना है, किस सन में? 1913 ईस्वी में। और जो केस पूछा जाता है, इस केस में षड्यंत्र की परिभाषा दी गई, तो मलकही वर्सेस आर, मलकही या मुलकही, हाँ आर बना मलकही, आर बना वही मलकही का केस याद रखें। मलकही 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 के बाद में जस्टिस आपका विल्स ने परिभाषा दिया। ये भी पूछा जा सकता है, 4 जजों की लिखवाएंगे, पहले एक लाइन समझ लीजिए। 4 जजों की सहमत से, और 4 जज जो थे ब्लैकबर्न, ब्रेमेल, कीटिंग और फिगर, 4 जज थे। इनकी सहमत से जस्टिस विल्स ने क्या किया? आपराधिक षड्यंत्र को, और वही परिभाषा कहाँ रख दी गई है? आपका भारत में 120 ए लिखवा देंगे। उसके बाद ट्विन बनाम लीथम का केस आता है। कौन सा केस? ट्विन बनाम लीथम के केस में ये जो षड्यंत्र की परिभाषा मलकही के केस में दी गई, इसको आपका कह सकते हैं कि मान्यता दी गई। अब आइए आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कुछ कोरिलेशन भी चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम में स्पेशल नियम सेक्शन 10 में दिया गया है, और जिसमें कि 4 केस तो रखना ही पड़ेगा पढ़ाते समय। ब्लैक एंड टाई, दूसरा आपका शार्दुल सिंह, तीसरा मिर्जा अकबर। ये 3 केस तो भाई रट्टा मारना है। कौन कौन? ब्लैक एंड टाई, दूसरा शार्दुल सिंह और तीसरा मिर्जा, और भले कुछ ना याद रहे। और धारा 10 अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो धारा 10 के तहत साक्ष्य के स्पेशल नियम है। ये उतना नहीं हम बता सकते, लेकिन ये जानिए ये षड्यंत्रकारी सब अपराधी माने जाते हैं और इनका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, ये याद रखिए। और उस षड्यंत्र के लिए राज्य की सहमति चाहिए, तभी संज्ञान लिया जाएगा। और 196 CRPC की धारा 196 भी पढ़नी है। कौन सी धारा? 196 उससे कम पूछा जाता है, लेकिन एक लाइन नहीं बता दिया जो 196 भी है। आइए देखा जाए भाई दुष्प्रेरण के बारे में लिखवाया जाएगा आपका, देखिए भाई आगे। अब अगला आपका चैप्टर चला जाए तो उसमें देखिए परसों से CRPC लगेगी। जहाँ तक IPC रुकी रहेगी तो शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास लगा के पूरा IPC पढ़ा देंगे, लेकिन CRPC अब रोकी नहीं जा सकती क्योंकि समय कम है। कम से कम 20-25 दिन CRPC में पहले पीरियड में चाहिए, और लगातार 1.5-2 घंटा ना निकला, क्या करिए? लेक्चर दीजिए, सुनते रहे। नोट्स भाई आपका उपलब्ध है, और कल जो कितने लोग को नोट CRPC का चाहिए भाई? हाँ, हाथ उठाइए, उतना प्रोटेक्टेड करा जाए क्योंकि महंगा नोट्स है, बहुत मोटा है। ठीक है, कल मैंने आते ही अपना रखा रहेगा, आप लोग ले लीजिएगा। 250 का नोट्स है CRPC का, और आपका एविडेंस का 80 रुपये का। एविडेंस को जिनको चाहिए CRPC का ले लीजिए, क्योंकि लिखवाया कम जाएगा और लेक्चर को आधार दिया जाएगा। जो नई बात उसमें आएगी उसी को केवल हम लिखवाएंगे, बता दे रहे हैं। ये नहीं कि सब कुछ नहीं, आप नोट पढ़ कर आइए बेर किताब इस समय बिल्कुल न पढ़िए, मैं फिर सतर्क कर रहा हूँ। नोट लेक्चर बेर
किताब बिल्कुल ना पढ़िए, इधर एक माँ किताब से ज्यादा इधर पढ़ाया जा रहा है, किताब में भी नहीं मिलेगा ये। बस लेक्चर सुनिए और दिमाग में बैठाइए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाता, 90% वहाँ ही जाएगा। इतने दिनों में भले 2 माह चला। अगला देखिए आपका एबेटमेंट या दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण हमें चलना है। दुष्प्रेरण की धाराओं में आपका दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान अध्याय 5 में, आईपीसी के किस अध्याय में? 5 में, और धारा 107 से लेकर 120 तक। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा। और आइए पहले तो 7-8 उदाहरण देखिए, उसके बाद बताया जाएगा। भाई नियम कायदे उदाहरण दिमाग में बैठाइए और उदाहरण से ही क्वेश्चन बनता है। देखिए एक नियमों को देखा जाए भाई। सबसे पहले इंसिएंट ऑफेंस या अपरिपक्व अपराध हम बताए थे कॉन्सेप्ट में, या अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध। मैंने ये बताया था कि कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ की कार्य नहीं हुआ फिर भी व्यक्ति दंड का क्या होता है भाग। तो कौन कौन से अपरिपक्व अपराध हैं? अपूर्ण अपराध कल ही बताया गया, 3 रट कर जाइएगा। आपराधिक प्रयत्न हो गया, आपराधिक षड्यंत्र हो गया, और तीसरा कौन हम बताने जा रहे हैं? एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। आइए 6-7 उदाहरण पहले दुष्प्रेरण का देखा जाए। 107 से लेकर 120 तक है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन मैं बता दूं। 107 पढ़िएगा, 108 पढ़िएगा, 109 पढ़िएगा, 114 पढ़िएगा। ये आपका 4 धारा तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि और भी पढ़ें तो 111, 112, 113, 14, 15, 16 इतना तक पढ़िए। लेकिन अगर आप 114 मैंने अगर आप चाहते हैं कि भाई कम हम पढ़ें और आपका ठीक है कम पढ़ेंगे तो 1 क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन क्वालिफाई करने योग्य आ जाएगा। अगर ये 4 धाराएं आप अच्छे से जान लिए तो भले 1 क्वेश्चन बाहर चला जाए लेकिन आ जाए। तो आइए दुष्प्रेरण एक अपरिपक्व अपराध है। अपरिपक्व का मतलब ये हुआ पका नहीं। पका नहीं का मतलब हुआ कि कार्य भले न हुआ हो फिर भी व्यक्ति दंड का क्या होगा? तो आइए दंड दिलवाया जाए। ए बी से कहता है कि हे बी तुलसी के घर में चोरी कर लो जा। ध्यान सब समझिए, सी के घर में क्या कर लो, और बी चोरी करने से इनकार कर देता है। तो एक किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? चोरी के लिए, कि चोरी के प्रयास के लिए, कि चोरी के दुष्प्रेरण के लिए? हाँ, चोरी के दुष्प्रेरण। चलिए ठीक है भाई, दूसरा देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी तुलसी की जाकर हत्या कर दो, और बी हत्या से इनकार कर देता है। तो ए इस अपराध के लिए दोषी होगा। तो कार्य नहीं किया गया यानी कि अपरिपक्व रह गया, फिर भी ए दंड का क्या होगा? भाग। तो बताइए किस अपराध के लिए ए दंडित होगा? हत्या के दुष्प्रेरण। किसके लिए? हत्या के दुष्प्रेरण। अगला देखिए। ए बी को आपका उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कराओ, और सी जाता है, बी जाता है और सी की घोर उपहत्या कर देता है। यानी कि बी जाता है सी की ग्रेवियस हर्ट कर देता है, 320 वाला। तो ए का दायित्व बताइए, बी का दायित्व बताइए, ये पूछा जाता है। तो बताइए ए किस अपराध के लिए दोषी होगा? हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, क्योंकि इसने बी को किसके लिए उकसाया था? हत्या के। लेकिन बी किसके लिए दंडित होगा? और ये याद रखिए। अगला देखिए। ए को बी उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और बी जाकर सी की हत्या कर देता है। ए का दायित्व बताइए,
बी का दायित्व बताइए। तो दुष्प्रेरक का दायित्व कभी बदलता नहीं। ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, जबकि बी डायरेक्ट हत्या के लिए। गलत ना हो। ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए और बी किसके लिए? हत्या के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट बनाए रहे, गलती होती है। दुष्प्रेरक का दायित्व बदलता नहीं, लेकिन एक सेक्शन है जहाँ की ए का दायित्व बदलेगा। और वहीं बार बार यूपी और हर एक राज्य पूछ रहा है, और वह कौन सा सेक्शन है? 104। देखिए भाई, ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और जब भी हत्या कर रहा है उसके आसपास ये मौजूद हैं, यानी कि घटना स्थल पर दुष्प्रेरक क्या है? मौजूद। तो जब घटना स्थल पर दुष्प्रेरक मौजूद है और उकसाया भी है, तो अच्छे से याद रखिए, अब बी तो हत्या के लिए दोषी होगा ही, लेकिन ए का दायित्व बदलेगा। जो इस सदैव हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होता था, अब हत्या के दुष्प्रेरण के लिए नहीं, डायरेक्ट मर्डर यानी कि हत्या के लिए दोषी होगा। फिर एक बार आइए, तो दुष्प्रेरक का दायित्व कब किस धारा के तहत बदलता है? 114 ज्वाइंट लाइबिलिटी या संयुक्त दायित्व का भी सिद्धांत बताती है। और 114 में अगर दुष्प्रेरक घटना स्थल पर मौजूद है, तो वह दुष्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी न होकर मुख्य अपराधकर्ता के रूप में उत्तरदायी हो। दिमाग अच्छे करके इसको करना है। हत्या का दुष्प्रेरण नहीं, मारना है, घटना स्थल पर चला गया, किस रूप में? हत्या। अब दूसरा देखिए, पिक्चर उदाहरण और देखा जाए। ए बी एक 6 वर्षीय बालक है और ए बी को एक गिलास देता है, उसमें जहर डालता है और कहता है कि हे बी तुम सी को जाकर दे दो। बी जाता है, 6 वर्षीय बालक सी को गिलास भरी जहर दे देता है, सी पी लेता है, मर जाता है। तो एक दायित्व बताइए, अगर एक घटना स्थल पर उपस्थित है, तब तो भाई 114 के तहत डायरेक्ट हत्या के लिए, और गिलास देकर कहा कि 2 घंटे बाद तुम देना, हम यहाँ से क्या हो रहे हैं? फरार हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप एलिबाई का भी बचाव लेंगे तभी, तब तो दुष्प्रेरक के रूप में। और अगर वो घटना स्थल पर है तो डायरेक्ट हत्या। अब समस्या ये आई कि 6 वर्षीय बच्चे का क्या होगा? यूपीएफयू बनाया था ना, 6 वर्षीय बच्चा है तो की धारा में बच जाएगा? 82 में कितने साल से कम का बच्चा? 7 साल से। डोली कैपेक्स की डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स का मतलब क्या हुआ? अक्षम गुड़िया, यानी कि अपराध करने में अक्षम बच्चा। पूछा भी गया था यूपीएफयू में, डोली इन कैपेक्स मतलब क्या हुआ? अक्षम गुड़िया, ऐसी गुड़िया जो अपराध करने में सक्षम। तो 82 में पूर्ण बचाव है बच्चे को कि आंशिक बचाव है? पूर्ण बचाव है, लेकिन बच्चे से जो लोग अपराध कराते हैं वे बचाव के हकदार। तो कौन इसमें बच्चे से अपराध कराया? तो क्या है बचाव का हकदार होगा? बच्चा बच जाएगा, किस धारा का सहारा लेगा? तो अगर बच्चे की जगह पागल को रख दिया, मत यानी कि 2 बूंद वाले को रख दिया जाए 85-86, तो वो भी बचाव के हकदार होंगे, लेकिन ये बचाव का हकदार। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कहाँ निगमित है? तो 108 के स्पष्टीकरण किसमें? 4। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण क्या होगा? दंडनीय। यानी कि एक और लास्ट में उदाहरण बना दिया जाए, कल पढ़ाया जाएगा। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी को उकसाओ कि वह डी की हत्या कर दे। तो ए ने किसको उकसाया? बी को। और बी ने किसको उकसाया? कि हे सी तुम डी की क्या कर दो। यहाँ कितने दुष्प्रेरक हो गए? तो या क्या दोनों दंड के भागी होंगे? दुष्प्रेरक कहे जाएंगे कि नहीं?
कहाँ निगमित है? ये सीधे यूटीजे का मॉडल है। धारा 108 का एक्सप्रेशन नंबर कौन? क्या